मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पति के मरने के बाद मेरे दोनों देवरों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। ससुराल के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं था। घर से निकलने से पहले मैंने अपने देवरों से कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे अपने पति का कुछ पुराना सामान चाहिए। उन लोगों को लगा कि मैं घर से जेवर लेकर जाऊंगी। उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपने पति की कीमती चीज़ें नहीं चाहिए, बल्कि मेरे लिए उनका कीमती सामान उनका वो बैग है जिसमें उनके हाथ की लिखी गई कविताएं और उनकी जिंदगी के लम्हों की कहानी वाली डायरियां रखी हुई थी। जब मैंने वो बैग अपने हाथ में उठाया तो मेरे दोनों देवर और देवरानियां जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, इन किताबों का ये क्या करेगी, इसको तो हम रद्दी में देने वाले थे। मैं खामोशी से अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल आई थी और अपनी जिंदगी एक छोटे से कच्चे घर में बिताने लगी। मैं अपने पति की हाथ की लिखी हुई डायरी उस बैग से निकालती और पढ़ लेती थी। पढ़कर बाद में मैं उसी बैग में रख दिया करती थी। लेकिन एक दिन मैंने उस बैग को धोने के लिए जब खाली किया तो उसमें मुझे खुफिया लेटर और बैंक लॉकर की चाबी मिली, जिसमें मेरे पति ने अपनी मेरी शादी 7 साल पहले एक ऐसे इंसान के साथ हुई थी जो मुझे बहुत मोहब्बत करता था। मेरे पति का नाम केशव था। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके दो छोटे भाई भी थे। वो दोनों भी लगभग जवान ही थे। मेरे पति ने कामयाबी हासिल करने के लिए और अपने भाइयों के हर सपने और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी शादी नहीं की थी और अपनी उम्र ज़्यादा करते रहे। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपना कारोबार खड़ा करने और अपने भाइयों को अच्छी ज़िंदगी देने में गुजार दी थी। और फिर जब दुनिया वालों ने उनसे कहा कि अब आपको अपने लिए किसी हमसफ़र का चुनाव कर लेना चाहिए, आपको शादी कर लेनी चाहिए, तब उन्होंने मेरे घर रिश्ता भेजा। हमारी शादी लव मैरिज नहीं थी। मेरी माँ उनके बंगले में काम करती थी। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनसे कमज़ोरी की वजह से काम नहीं होता था, मगर फिर भी वो अपने हाथ पैर चला रही थी। हम एक छोटे से कच्चे से घर में रहते थे। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हम बहुत ही गरीब लोग थे। पहले मेरी माँ मोहल्ले के घरों में काम किया करती थी, जहाँ से उन्हें कम पैसे मिलते थे। हम दोनों माँ बेटी का गुजारा करना इस महंगाई के दौर में कम आमदनी में बहुत ही भारी पड़ रहा था। फिर एक दिन मेरी माँ को शहर के एक बड़े फैक्ट्री मालिक के यहाँ काम मिला, तो हमारे घर में कुछ सुकून आया था। वो आदमी बहुत ही रहमदिल था। वो कोई और नहीं, केशव ही थे, जो मेरी माँ को उनके काम से ज़्यादा पैसे दिया करते थे। मगर मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी। वहाँ थोड़े दिन काम करने के बाद उनकी मौत हो गई और फिर मैं अकेली रह गई थी। जब लोगों ने केशव से शादी का कहा तो उनको मेरा ख्याल आया, क्योंकि वो कभी कभी मेरी मदद के लिए नौकर के हाथ पैसे भिजवा दिया करते थे। मेरी उम्र 24 साल थी। केशव मुझसे उम्र में पूरे 14 साल बड़े थे। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि मैं गरीब माँ की बेटी थी जो दहेज नहीं दे सकती थी। इस पापी समाज में गरीब की बेटियां कुंवारी बैठी रह जाती हैं, सिर्फ दहेज की वजह से। केशव जी ने मुझसे शादी के लिए कहा तो मैं भी मान गई थी, क्योंकि माँ के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और इस कच्चे मकान में मेरे लिए अपना गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उन्होंने मुझ गरीब लड़की से शादी करके मुझे समाज में इज्जत ही नहीं दिलवाई, बल्कि मेरा बहुत ख्याल भी रखा था। मैं इस बंगले की बड़ी बहू बन गई थी। मेरे पति एक शरीफ और ईमानदार इंसान थे। हमेशा गरीबों और लाचार लोगों की मदद करने में उनका हाथ सबसे आगे होता था। उनके दोनों भाइयों को मैंने अपने छोटे भाइयों की तरह समझा और मैं उन दोनों की बहुत इज्जत किया करती थी। मेरे बड़े देवर का नाम कुलदीप था और छोटे देवर का नाम अजय था। शादी के 2 साल बाद मुझे ऊपर वाले ने एक बेटा दिया था, जिसके हमारी जिंदगी में शामिल होने पर हमारी खुशियां दुगनी हो गई थी। मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मेरे पति को एक ऐसी बीमारी ने आकर घेर लिया जिसने उनके शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति का इलाज काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर से चलता रहा, लेकिन वो गुजरते हुए समय के साथ कमज़ोर होते चले गए। उनकी हालत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ती चली गई। मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। मेरे दोनों देवर मेरे पति का कारोबार संभाल रहे थे। मेरे पति ने हमारी शादी के 3 साल बाद ही अपने दोनों भाइयों की शादी भी कर दी थी। उन दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी की थी। मेरे दोनों देवरानियां अच्छी थी, मेरी बहुत इज्जत किया करती थी। कारोबार मेरे देवर ने संभाल लिया था
और मेरी दोनों ही देवरानियां घर संभालने लगी। इसी तरह से वक्त काफी गुजर गया था। मैं सिर्फ अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उनको अपने इस कठिन समय में मेरी बेहद जरूरत थी। हमारा बेटा 5 साल का हो गया था। एक बेटा होने के बाद हमारी दूसरी औलाद नहीं हुई। मेरे देवरों के यहाँ दो दो बच्चे हो गए थे। हमेशा अपने पति के रिकवर होने की मैं प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती थी, मगर एक दिन बीमारी से लड़ते लड़ते उनकी सांसें बंद हो गईं और फिर मैं विधवा हो गई। उनकी मौत का सदमा मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा था। मेरे बेटे के सर से पिता का साया उठ गया था। ये घर जो हमेशा खुशियों से महकता रहता था, अब वीरानी में बदल गया था। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर रोती रहती थी। इस घर में अब पहले जैसी चहल पहल नहीं रही थी। मेरे पति मुझसे और हमारे बेटे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमारे बुढ़ापे के लिए और हमारे बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए कई सारे सपने देखे हुए थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। मेरे पति को डायरी लिखने का बहुत शौक था और वो डायरी में अपनी जिंदगी के खुशी और दुख भरे पलों के साथ कविताएं भी लिखते थे। ये उनका शौक था। वो पढ़े लिखे तो थे ही, लेकिन अपनी मेहनत से एक कामयाब इंसान भी बन गए थे। मगर कभी उन्होंने इस बात पर घमंड नहीं किया था। इस घर का हर इंसान जो मेरे पति और मेरी बहुत इज्जत किया करता था, अब उनके जाने के बाद सबके व्यवहार मेरे और मेरे बेटे के साथ बदलने लगे थे। अभी मेरे पति की मौत को मुश्किल से 25 दिन ही गुजरे थे, जब इस घर का नक्शा बदलना ही शुरू हो गया था। खास तौर पर मेरे और मेरे बेटे के लिए। मेरी जिंदगी पहले काफी दुखों से भरी हुई थी, लेकिन जब केशव जी मेरी जिंदगी में आए तो उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया था। मगर अब वो भी मुझे और हमारे बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे, तो फिर से दुखों ने मुझे आजमाना शुरू कर दिया था। मेरे पति के जाने के बाद मुझे जैसे इस घर में अकेलापन बहुत महसूस होने लगा था। मेरे देवर जो अब मेरे पति की दौलत और जायदाद पर नजर जमाकर बैठे हुए थे, जबकि मेरे पति ने दिन रात एक करके अपने कारोबार को खड़ा किया था, और ये फैक्ट्री, बंगला और जमीन जायदाद सब कुछ मेरे पति की अपनी मेहनत का नतीजा था, और कानूनी तौर पर ये सब कुछ उनके बेटे का होना चाहिए था। मगर मेरे दोनों देवर, हम दोनों माँ बेटे के साथ लापरवाही बरत रहे थे। जब से मेरे पति बीमार हुए थे, मैं खुद उनकी सेवा किया करती थी। यहाँ तक कि मैं खुद उनके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती थी और उनकी दवाइयों का ख्याल भी खुद ही रखती थी। वो दोनों भाई, जिनको मेरे पति ने औलाद से भी बढ़कर चाहा, उन्होंने उनकी बीमारी के समय में उनके हालचाल लेना तो दूर की बात, उनके पास बैठना भी पसंद नहीं किया था। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो मुझे अपने और अपने बेटे के सर पर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे। मेरे पति की मौत को धीरे धीरे 30 दिन गुजर चुके थे। घर के माहौल में एक तनाव सा पैदा हो गया था। कुलदीप और अजय, जो अभी तक लोगों के सामने दिखावे के लिए रो रहे थे, अब उनकी आंखों में आंसू की जगह लालच और हवस ने ले ली थी। वो दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ चर्चा में बिजी रहते थे। मुझे और मेरे बेटे को ऐसी नजरों से देखते थे जैसे हम इस घर के सदस्य नहीं, बल्कि कोई अजनबी हों। मेरा बेटा जो स्कूल ड्राइवर के साथ जाया करता था, मेरी बड़ी देवरानी पारुल ने ड्राइवर से उसे स्कूल छोड़ने को मना कर दिया था, और मेरे बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें भी घर के नौकर के बच्चों को दे दी थी। धीरे धीरे इस घर में अब मुझ पर जुल्म होना शुरू हो गए थे। मेरी छोटी देवरानी का नाम दीपा था। दीपा अक्सर मुझसे कहा करती थी, भाभी, कब तक भैया का गम अपने दिल से लगाकर बैठी रहोगी? अब घर के कामों में हाथ बटाया करो। मैं जो कभी इस घर की मालकिन हुआ करती थी, अब नौकरानियों की तरह घर के काम करने लगी थी। घर की पुरानी नौकरानियों को निकाल दिया गया था और उनके हिस्से के सारे काम मुझे दे दिए गए थे। मैं चाहकर भी उन लोगों से कुछ नहीं कह पा रही थी। यहाँ तक कि मुझे उनके बीच होने वाली साजिशों की भनक भी पड़ चुकी थी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं एक कमजोर और बेसहारा औरत थी, जिसके पास एक 5 साल का बच्चा मौजूद था। वो भी अपने पिता को याद करके सिर्फ आंसू बहाता रहता था और घर में सबके व्यवहार को नोटिस करता था। मुझसे कहता था कि माँ, पापा कहाँ चले गए हैं? उनके जाने के बाद तो कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मैं उसे तसल्ली दिया करती थी कि बेटा, कोई तुमसे प्यार करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। एक शाम जब घर में उदासी छाई हुई थी और रात गहरी हो रही थी, तब नौकरानी मुझे बुलाने आई और कहने लगी कि आपको छोटे बड़े साहब दोनों ने बुलाया है। वो लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आप हॉल में आ जाइए। मैं जब नीचे हॉल में पहुंची
तो उनकी पत्नियां पहले से ही मौजूद थी। उन सब के चेहरे सीधे और सीरियस थे, जैसे किसी बहुत बड़े फैसले का ऐलान होने वाला हो। मैं डरते डरते वहां पहुंची और एक कोने में खड़ी हो गई थी। मुझे अपने देवरों के तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। मेरे बड़े देवर कुलदीप ने अपना गला साफ करते हुए बात की शुरुआत की। कहने लगा, देखो भाभी, भैया तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस घर की व्यवस्था को देखना अब हमारी जिम्मेदारी है। आप जानती हो कि महंगाई का दौर है और बिजनेस के हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इतने बड़े घर के खर्च उठाना और फिर तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी निभाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अजय अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और बोला कि जी भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी भाभी, आप तो जानती हो कि अब आप विधवा हो चुकी हो। विधवा औरतों को समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे आगे भी बच्चे हैं। आपका बेटा बहुत बदतमीज है। हमारे बच्चों के साथ खेलेगा तो गलत संगत हमारे बच्चों को लगेगी। कल को लोग भी बातें बनाएंगे कि इस घर में केशव की विधवा रहती है। हमारे बच्चे जवान होंगे तो उनके रिश्तों में भी परेशानियां आएंगी। मैं तो उनकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। मैंने कहा, मेरा बेटा बदतमीज नहीं है। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं उसे हमेशा अच्छी बातें सिखाती हूँ। वो तुम लोगों के बच्चों के साथ नहीं खेलता। और अगर मैं विधवा हुई हूँ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये मेरे पति ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। इस घर में उन्होंने मेरे और मेरे बेटे के लिए काफी सारी सुविधाएं भी उपलब्ध की हैं। ये आखिर तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो? और ऐसी बातें करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे वही देवर हैं जिनको मैं अपना भाई समान समझती थी। मेरे पति के सामने मुझे भाभी माँ कहकर पुकारते थे और आज अनजान नजरों से हमें देख रहे थे। कुलदीप की पत्नी ने कहा, भाभी, दरअसल हम ये चाहते हैं कि आप इस घर से चली जाओ। मेरी और दीपा की फ्रेंड्स यहाँ पर आती जाती रहती हैं। आपके होते हुए हमें अपनी सहेलियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। मेरी वो देवरानी जिनको मैं अपनी छोटी बहन का दर्जा देती थी, आज वही मुझे ताना देकर घर से निकालने की बात कर रही थी। दोनों देवरानियों के चेहरे पर तानों भरी मुस्कुराहट थी, जो मेरे दिल पर तीर की तरह लग रही थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर मेरे पति का है, मेरे बेटे का है, और मैं तुम लोगों की भाभी माँ हूँ। तुम लोग जानते हो कि मेरी बूढ़ी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरे अकेलेपन पर तरस खाकर ही केशव ने मुझसे शादी की थी। भला मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई भी नहीं है। क्या मेरे पति के मरते ही तुम लोग मुझे भूल गए? क्या ये भूल गए कि तुम लोगों की खुशियों के लिए मेरे पति ने कितनी कुर्बानी दी है? तभी मेरा छोटा देवर अजय कहने लगा, भाभी, जज्बात से काम मत लो। ये घर कानून के मुताबिक हमारा भी है, क्योंकि हम भैया के छोटे भाई हैं और इस घर के वारिस हैं। तुम पराई हो। तुम जैसी गरीब औरत को इस घर में उन्होंने जगह दी, तुम्हें अपनी पत्नी बनाया, तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। बस हमारे भाई ने तुम पर बहुत उपकार कर दिए। अब तुम इस घर से अपने बेटे को लेकर चली जाओ। और अगर तुम अपने बेटे के हक की बात करोगी तो सुन लो कि जब भैया बीमार हुए तो उनके बिजनेस को हम ही संभाल रहे थे। उनके इलाज पर काफी पैसा खर्चा हो गया था, इसलिए तुम्हारे बेटे का हक हमने भैया के इलाज पर खत्म कर दिया। और वैसे भी तुमने हमारे भैया के आखिरी दिनों में उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। पता नहीं उनसे क्या क्या लिखवा लिया होगा। लेकिन हम तुम्हें बता दें कि हम एक इंच जमीन या एक पैसा भी तुम्हें नहीं लेने देंगे। अब हमारे भैया इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद हम तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का बोझ नहीं उठा सकते। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि ऊपर वाले के लिए ऐसा मत कहो। मैंने अपने पति की सेवा किसी लालच में नहीं की थी। वो मेरे पति थे, मेरा सब कुछ थे। मुझे दौलत या जमीन का लालच नहीं है। बस मुझे इस घर के एक छोटे से कोने में रहने दो। मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे छत से मजबूर मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं अकेली औरत अपने बेटे को लेकर कहाँ ठोकरें खाती फिरूंगी? ये बच्चा भी छोटा है, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊं? लेकिन उन पत्थर दिल लोगों पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ था। पारुल ने ताने भरे अंदाज में कहा, अरे यहाँ नौकरानी बनकर रहोगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर पर कब्जा कर लोगी। हम तुम्हारी चाल को खूब समझते हैं। तुम मासूम बनकर हमारे पतियों को इमोशनल कर रही हो, लेकिन ये नहीं होगा। तुम्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा, और वो भी आज और अभी। कुलदीप और अजय ने भी उसकी बात में साथ दिया था और अपना फैसला सुना दिया था
कि तुम अपना सामान पैक कर लो और अपने जाने की तैयारी करो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तो अजय ने कहा कि देखो भाभी, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। हमने फैसला कर लिया है कि इस घर को बेचकर हम दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और अपने अपने बिजनेस भी अलग कर लेंगे। इसलिए तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। अपना सामान उठाओ और जहाँ जाना है चली जाओ। हमें नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, किसी रिश्तेदार के पास जाओ या फिर किसी अनाथालय में रहो। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। मैंने अपने पति के भाइयों के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर मुझे रहम की चमक कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं समझ गई थी कि अब इन लोगों के आगे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं है। मेरा बेटा भी डर के मारे मेरी टांगों से लिपटा हुआ था। इन लोगों के खून तो सफ़ेद हो चुके थे और रिश्तों की डोर टूट चुकी थी। मैंने अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस ली। मेरे अंदर की कमज़ोर औरत अचानक कहीं गायब हो गई थी और केशव की पत्नी ने जगह ले ली, जिसमें खुददारी और इज्जत कूट कूट कर भरी हुई थी। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया, सर उठाकर अपने दोनों देवरों को देखा और कहा कि ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहूंगी, लेकिन याद रखना, तुम लोग मुझे आज इस घर से निकाल रहे हो। इस घर के मालिक अगर तुम लोग हो तो मेरा बेटा भी है। मेरे पति हमेशा अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए प्रार्थना किया करते थे। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना हक माफ नहीं करूंगी। मेरा फैसला अब ऊपर वाला करेगा। कुलदीप ने बेइज्जती भरे शब्दों में हंसकर कहा, अरे हाँ, जाओ जाओ बड़ियाई, अपना हक माफ नहीं करोगी। जैसे हम तुम्हारे हक के मोहताज हैं, निकलो यहाँ से। मैं वहां से पलटकर जाने लगी तो मेरी छोटी देवरानी दीपा बोली, और सुनो, खबरदार, जो इस घर से कोई भी कीमती चीज अपने साथ लेकर गई, हम तुम्हारे सामान की तलाशी लेंगे। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी दौलत और जेवरों का कोई शौक नहीं है। तुम अपनी ये कागज की कश्तियां संभाल कर रखो। मैं इस घर से कुछ नहीं लेकर जाऊंगी, सिवाय अपने पति के उस बैग के। अजय ने शक भरी नजरों से मुझे देखा और पूछा, क्या चीज है उस बैग में? कहीं तुम भैया के पैसों के बैग की तो बात नहीं कर रही हो? मैंने इनकार में सर हिलाया और उस बैग में उनके हाथ की लिखी हुई डायरियां, और तुम लोगों को याद होगा कि उन्हें डायरी लिखने का कितना शौक था, और उनकी बहुत सारी डायरियां हैं जो उस बैग में जमा है। मुझे सिर्फ वही चाहिए, और वो मेरे पति की आखिरी निशानी है, और उनको ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उन पर मेरा पूरा पूरा हक है। पारुल ने कहा कि हाँ हाँ, ले लो, लेकिन याद रखना कि कमरे से कोई भी कीमती सामान या कोई जेवर तुम उठाकर नहीं ले जाओगी। मैंने सुकून भरे अंदाज में कहा कि नहीं, मुझ पर भरोसा करो। अगर चाहो तो उस बैग की तलाशी ले लेना। उसमें सिर्फ मेरे पति के हाथ की लिखी गई कविताओं की किताबें और कुछ डायरियां हैं। मुझे सिर्फ वही चाहिए, और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया था और उन सब ने एक दूसरे को देखा। फिर हंसते हुए कुलदीप ने कहा कि बस वो पुरानी रद्दी चाहिए। ठीक है, ले जाओ। अरे मेरी प्यारी पागल भाभी, मांगना था तो कुछ और ही मांग लेती। पैसे मांग लेती तो शायद हम सोचते भी, लेकिन तुम्हारी अकल ही छोटी है। खैर, हमें इस बात से क्या एतराज हो सकता है? वो तो वैसे भी हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद जब उस कमरे की सफाई होगी तो हम वैसे भी भैया की सारी किताबें रद्दी वाले को देने वाले थे। तुम ले जाना चाहती हो तो तुम ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन खबरदार, इसके अलावा एक सुई भी उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपने बेटे को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जहां मैंने अपनी जिंदगी के सबसे सुकून भरे और अपने पति के साथ गुजारे हुए यादगार पल बिताए थे। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे अपने पति की वही खुशबू आई थी जो उनके परफ्यूम और दवाइयों की मिली जुली महक थी। मेरी आंखें फिर से भर आई थीं। कमरा वैसा ही था जैसे मेरे पति के सामने हुआ करता था। जब से मेरे पति बीमार हुए थे, मैं इस कमरे में उनकी सेवा किया करती थी। मेरा बेटा दूसरे कमरे में सोता था, लेकिन मेरे पति के मरने के बाद मैं उस कमरे में दोबारा वापस नहीं गई थी। अपने बेटे के साथ उसके कमरे में ही सो रही थी। इस कमरे का बिस्तर खाली था और साइड टेबल पर दवाइयों की बॉटल्स और रैपर रखे हुए थे, और कोने में खड़े हुए बड़े से बुक शेल्फ पर मेरे पति की किताबें थी, और अलमारी में वो बैग रखा हुआ था जिसमें उनका सबसे कीमती सामान था। इन कविताओं और डायरियों से बहुत मोहब्बत करते थे वो मुझसे कहते थे कि प्रियंका, मैं डायरी इसीलिए लिखता हूँ ताकि मेरी जिंदगी की कहानी बड़े होकर मेरा बेटा पढ़े, और जिस तरह मैं कामयाब बना हूँ वो मेरी मेहनत की कदर करे और खुद भी मेहनती और ईमानदार इंसान बने। तुम मेरी कविताओं और मेरी डायरियों की कदर करना और इन्हें कभी बर्बाद मत होने देना।
उस समय तो मुझे वो बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज जब सारी दुनिया ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, तो मुझे अपने पति की बात याद आ गई थी। मैंने कांपते हुए हाथों से उस बैग को उठाया और अपने सीने से लगाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपने पति से मिल रही हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत और सुकून उतर आया था। मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा और ऊपर वाला मेरे साथ है। मेरे पति की प्रार्थनाएं हमारे साथ हैं। मैंने रोती हुई आंखों से उस कमरे पर नजर डाली। वो कमरा जहां मैंने अपने पति की सेवा की थी, जहां मैंने अपने पति के साथ हसीन पल बिताए थे, ये कमरा अब मेरे लिए अजनबी हो चुका था। मैं धीमे कदमों से चलती हुई वापस बाहर की तरफ आ गई थी। वो सब मेरे वापस जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में मेरे पति का वो बैग है जिसमें उनकी यादें हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, ले लिया अपना खजाना, जाओ अब और दोबारा कभी पलटकर यहाँ मत आना। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी नजरों में ना गुस्सा था ना शिकायत थी, बल्कि एक अजीब सा रहम था। मैं उनकी अकल पर अफसोस कर रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ पलटकर देखा, जो आज मुझे इस घर से बाहर धकेल रहा था। मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर और अपने पति का बैग कंधे पर टांगकर गेट तक पहुंच गई थी। वॉचमैन ने सर झुकाकर गेट खोला। उसकी आंखों में भी नमी थी, क्योंकि वो मेरी शराफत और पवित्रता की गवाह थी। मैंने दहलीज पार की और सड़क पर कदम रखा। शाम का अंधेरा अब रात की सियाही में बदल रहा था। मेरे बेटे श्लोक को डर लग रहा था। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मेरे सीने से लगा हुआ मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी ताकत था। पीछे घर का दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका था, जिसने मेरे और मेरे पति के बीते हुए समय के बीच हमेशा के लिए एक दीवार खड़ी कर दी थी। मैं खाली हाथ थी, न पैसा था, न जेवर थे, न छत थी, लेकिन मैं फिर भी सबसे ज्यादा दौलतमंद थी, क्योंकि मैं अपने पति की सबसे कीमती निशानी लेकर निकली थी। मेरे बेटे को भूख लग रही थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपनी बदकिस्मती को रो रही थी और अपने बेटे को बार बार तसल्ली दे रही थी, बेटा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि हमारी अगली सुबह कहाँ होगी, लेकिन मुझे विश्वास था कि ऊपर वाला ही मुझे रास्ता दिखाएगा। उन लोगों ने मुझे घर से निकालकर ये समझ लिया था कि वो लोग जीत गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जुल्म का अंत भी होता है और जालिमों को हिलाकर रख देता है। ऊपर वाले ने अपनी रस्सी उन पर कसनी शुरू कर दी थी। मैं तो अंधेरे में गुम हो गई थी, लेकिन मेरे हाथ में मौजूद सामान और मेरी गोद में मेरा बेटा था। मेरा बेटा बार बार रो रहा था। शहर की सड़कें वीरान हो चुकी थी। जब मैं फुटपाथ पर चल रही थी, हम दोनों माँ बेटे को ठंड लग रही थी। हमारा शरीर कांप रहा था। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने बेटे को ढका हुआ था, जो कि हवा से बार बार उड़ रहा था। मगर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा पति मेरा हाथ थामकर मेरे साथ है। मेरे पास सर छुपाने को न छत थी और न ही पैसे थे। मैंने कई बार सोचा कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मुझे अपनी माँ का वो घर याद आया जिसमें मैं शादी से पहले रहा करती थी। हमारा कच्चा सा मकान, जो सिर्फ छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा था। केशव से शादी होने के बाद मैं दोबारा कभी उस घर में वापस नहीं गई थी, लेकिन अब वही घर मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनने वाला था। मैं जब वहां गई तो वहां बहुत गंदगी फैली हुई थी। कई सालों से ये घर खाली पड़ा हुआ था। मैंने उसकी सफाई की और फिर जमीन में एक चादर बिछाकर अपने बेटे को लेकर बैठ गई थी। मेरा बेटा भूख से बुरी तरह से तड़प रहा था। मैं पड़ोस वाले घर में उसके लिए खाना मांगने के इरादे से चली गई थी। इस मोहल्ले के लोग मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानते थे और मुझे भी, और हमारी बहुत इज्जत किया करते थे। मैंने पड़ोस वाली मासी का दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने मेरी परेशानी सुनकर मुझे खाना दे दिया था। वो खाना मैंने अपने बेटे को खिलाया और फिर उसे सुकून की नींद सुला दिया था। इस मोहल्ले के लोगों को यही पता था कि मेरी शादी एक अमीर आदमी के साथ हो गई, मगर जब उन लोगों को ये पता चला कि मेरा पति मर गया है और मेरे देवरों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आया था और उन लोगों ने मेरे देवरों के व्यवहार का अफसोस किया था। इस मोहल्ले में लगभग सारे ही गरीब लोग रहते थे, जिनकी आमदनी भले ही कम थी, घर छोटे थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। ये सभी लोग मेरी माँ की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए कोई ना कोई मुझे अपने घर से खाना देकर चला जाता था। मैं इन लोगों की बहुत शुक्रगुजार थी कि ये मोहल्ले के लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे, लेकिन मैं इन लोगों के एहसाने तले कब तक रह सकती थी। अब मेरी जिंदगी की शुरुआत इस कच्चे मकान से हो चुकी थी।
मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मोहल्ले के लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। मैंने मोहल्ले के गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और साथ ही लोगों के कपड़े भी सिलाई करने का काम करने लगी थी। मेरा बेटा बार बार अपने घर को याद कर रहा था। मैंने उसे समझा दिया था कि बेटा, अब वो घर हमारा नहीं है। वो खेलता नहीं था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो भी समझ गया था कि हमारी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है। जो खाना हम खाते थे और जो अब खा रहे थे, उससे मेरे बेटे का पेट भी नहीं भर रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अब हम 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खा रहे थे और कई बार तो हमें भूखा भी रहना पड़ता था। लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करती थी। मैं रोज अपने बेटे को घर में ही रहकर नए से नए गेम सिखाती थी, ज्यादा से ज्यादा उसे टाइम दिया करती थी और उसे उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दे रही थी। मैं खुद भी अपने पति की किताबें और डायरियों को पढ़ा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पति मेरे साथ हैं। मैं रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी, ऊपर वाले से अपने सुख दुख बांटती थी और अपने काम में लग जाती थी। मेरे हाथ जो कभी नाजुक और कोमल हुआ करते थे, अब मेहनत करने से खुरदुरे हो गए थे, लेकिन मेरी आत्मा निखर गई थी। मेरी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया था, मगर दूसरी तरफ बंगले में तूफान की बारिश हो गई थी। कुलदीप और अजय ने मुझे निकालने के बाद सुख का सांस लिया था। उन्हें लगा था कि अब वो आज़ाद हैं और पूरी जायदाद के अकेले मालिक हैं। कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। उन्होंने सबसे पहले मेरे पति के पुराने और तजुर्बेकार मैनेजर को नौकरी से निकाला था, क्योंकि वो दोनों भाइयों को गलत कामों से रोकते थे और बिजनेस ईमानदारी से करने की सलाह देते थे। मेरे बड़े देवर ने फैक्ट्री की सारी व्यवस्था खुद देखनी शुरू कर दी थी, मगर उसकी नियत में लालच था। वो रातों रात अमीर बनना चाहता था और अपने भाई की मेहनत को काफी नहीं समझता था। उसने पुराने और भरोसेमंद सप्लायर को छोड़कर नए और गलत लोगों के साथ कांटेक्ट शुरू कर दिए थे, जो उसे खुफिया कमीशन देते थे। अजय तो शुरू से ही बिगड़ा हुआ था। उसके पहले भी कई आवारा दोस्त थे, जिनसे दोस्ती करने पर मेरे पति उसे रोकते थे, लेकिन अब उसको रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। उसके लिए पार्टियां करना और शराब पीना मामूली सी बात बन गई थी। उन दोनों की पत्नियां भी फिजूल खर्ची में बिजी हो गई थी। जेवर, ब्रांडेड कपड़े और महंगी पार्टीज उनका रूटीन बन गया था। वो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर दौलत लुटाती थी, ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सकें और अपने आप को बड़ा साबित कर सकें। मैं जो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, मुझे ऐसी गरीबी में भी अपना दुख बहुत छोटा लगता था। वो बिजनेस जो मेरे पति ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था और जिसकी बुनियाद ईमानदारी पर थी, वो उनके भाइयों ने लापरवाही में बर्बाद करना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री में मुनाफा आना बंद हो गया था और उल्टा नुकसान होने लगा था। मशीनों की मरम्मत ना होने की वजह से काम रुक गया था और मार्केट में उनका नाम खराब होने लगा था। दोनों भाइयों ने नुकसान को पूरा करने के लिए बैंक से भारी लोन लेना शुरू कर दिया था। वो समझते थे कि ये सब कुछ मामूली है और वो दोनों जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, मगर लोन एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना हाथ पांव मारता है उतना ही धंसता चला जाता है और फिर निकल नहीं पाता। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया और आमदनी सुकड़ती गई। वो लोग जो कल तक कुलदीप और अजय के आगे पीछे फिरते थे, अब उनसे अपना पैसा मांगने लगे थे और घर के दरवाजे पर आकर बदतमीजी करने लगे थे। मार्केट में उनकी इज्जत खत्म हो गई थी। सप्लायर ने उधार माल देना बंद कर दिया था और मजदूर सैलरी ना मिलने पर हड़ताल पर उतर आए थे। बंगले का माहौल जो पहले खुशियों भरा होता था, अब नर्क जैसा बन चुका था। दोनों भाई जो कल तक अपनी भाभी को निकालने पर एक थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। कुलदीप अजय को कसूरवार ठहराता था कि तुमने जुए और शराब में पैसा बर्बाद कर दिया, और अजय कुलदीप को ताने देता था कि तुमने गलत फैसलों से कारोबार को डुबो दिया। उनकी पत्नियां भी आपस में कुत्तों की तरह लड़ती रहती थी। घर में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं रही थी। मुझे उन लोगों की खबर पुराने नौकरों के जरिए मिलती रहती थी और मैं जानती थी कि ऊपर वाला अनाथ और बेसहारा के साथ जुल्म करने का सिला जरूर देता है। वक्त गुजरता गया और फिर वो दिन आ गया जब ऊपर वाले ने अपनी रस्सी खींच ली थी और ढील खत्म हो गई थी। बैंकों और कर्जदारों ने बंगले और फैक्ट्री की कुर्की के नोटिस भेज दिए थे। ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। वो बंगला जिसे कुलदीप और अजय अपनी सल्तनत समझते थे और जिस पर उन्हें बड़ा घमंड था, अब नीलाम होने जा रहा था। उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे थे, रिश्तेदारों से मदद मांगी थी,
जिन दोस्तों पर वो दौलत लुटाते थे, उनके पास भी गए थे, मगर मुसीबत के समय सबने उनसे आंखें फेर ली थी और पहचान से इनकार कर दिया था। आखिरकार वो मनहूस घड़ी आ गई थी, जिसका फैसला आसमानों पर हो चुका था। कोर्ट के हुक्म पर बंगले को सील कर दिया गया था। कुलदीप और अजय और उनकी पत्नियां बच्चों समेत इस तरह धक्के मारकर घर से निकाल दिए गए थे, जिस तरह उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को निकाला था। फर्क सिर्फ ये था कि मैं इज्जत और अहंकार के साथ निकली थी, मेरा सर ऊंचा था, और ये लोग बेइज्जती और रुसवाई के साथ निकाले गए थे। उनके सर झुके हुए थे, उनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। उनकी पत्नियां जो कल तक महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, आज सड़क पर बैठकर रो रही थी और अपने पतियों को कोस रही थी। वो लोग कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उन्हें अब वो भाभी याद आ रही थी, जिसे उन्होंने बोझ समझा था। इधर मेरी जिंदगी में एक अजीब व गरीब और हैरान कर देने वाला मोड़ आने वाला था। मैं रोज की तरह रात को अपने बेटे को सुलाने के बाद और अपने सारे काम से फ्री होने के बाद अपने पति के बैग से उनकी एक डायरी निकालकर पढ़ती थी। ये मेरी रोज की आदत थी। ये कपड़े का बैग था। मुझे लगा कि काफी समय से इस बैग को धोया नहीं गया है, जिस वजह से वो बहुत ही गंदा हो गया। मैंने सोचा कि इसमें से डायरियां और सारी किताबें निकालकर सुबह इसको धो दूंगी, इसलिए मैं उसे खाली करने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे आज अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रही थी कि काश आज मेरे पति जिंदा होते तो अपने बेटे और अपनी पत्नी को इस हाल तक ना पहुंचने देते। मैं बैग पूरी तरह से खाली कर चुकी थी। मैंने उसको जमीन पर झटका तो उसमें से एक चीज बाहर निकली। वो एक छोटी सी चमकदार चाबी थी, जिस पर नंबर गुदा हुआ था 6349। मैंने बैग के अंदर हाथ डालकर देखा तो एक छोटी सी पॉकेट में एक लेटर भी रखा हुआ था। वो शायद किसी की नजरों में नहीं आया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या माजरा है, ये चाबी किस चीज की है और ये लेटर किसने रखा है। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कागज खोला। ये एक लेटर था जो मेरे पति के हाथ का लिखा हुआ था। उनकी हैंडराइटिंग कांप रही थी, जिसे लिखते समय वो बहुत ही इमोशनल या बीमार हों और उनके हाथ कांप रहे हों। मैंने भीगी हुई आंखों से लेटर पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी प्रियंका, अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरे शक बिल्कुल सच साबित हुए। मुझे पता था कि मेरे बाद मेरे भाई तुम्हें और मेरे बेटे को अकेला छोड़ देंगे और जायदाद की हवस में तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं उनकी फितरत को अच्छे से जानता था कि वो कभी भी मेरी किताबों से लगाव नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके दिलों पर जंग लग चुकी है और वो दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुके हैं। लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी मेरी निशानियों को अपने सीने से लगाकर रखेगी और मेरे बेटे का भी ख्याल रखेगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी और असल कमाई मेरा बेटा है और मेरी मोहब्बत तुम हो। मेरे भाइयों ने मुझे मायूस किया। बीमारी के समय सिर्फ तुमने मेरी सेवा की। उन्होंने मेरे हाल तक नहीं पूछा। तुमने मेरी सेवा करके मुझे खरीद लिया। मैं जानता था कि वो मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत परेशान करेंगे, तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा और हमारे बेटे का एक बंदोबस्त कर दिया था। ये चाबी जो तुम्हें मिली है, ये शहर के सबसे बड़े बैंक के एक प्राइवेट और खुफिया लॉकर की है, जिसका नंबर इस पर लिखा हुआ है। ये लॉकर मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम पर लिया था और इसकी वसीयत बैंक में मौजूद है। इसमें वो सब कुछ है जो तुम्हारा हक है और शायद इससे भी ज्यादा। ये तुम्हारे सब्र और सेवा और वफादारी का सिला है और इस बात का सबूत है कि ऊपर वाला कभी किसी का हक नहीं मारता। जाओ, अपना और अपने बेटे का हक वसूल करो। मेरे बेटे का बहुत बहुत ख्याल रखना, इसे एक अच्छा इंसान बनाना। तुम्हारा पति केशव। ये लेटर पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने हम दोनों के लिए कितना सोचा हुआ था। मैं समझ रही थी कि मैं तो बेसहारा हूं ही, लेकिन मेरा बेटा भी बेसहारा हो गया। मगर उसका पिता मरने से पहले हमारा सहारा बना हुआ था और हमारी हिफाजत कर रहा था। मैं काफी देर तक बैठी रोती रही थी। मैं उस चाबी और लेटर को मुट्ठी में दबाकर खड़ी हुई थी। अब मेरे अंदर एक नई हिम्मत और कॉन्फिडेंस था। मैं जानती थी कि ये चाबी सिर्फ दौलत की चाबी नहीं है, बल्कि मेरी खोई हुई इज्जत और मुकाम की चाबी है। मैं अगले ही दिन अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच गई थी। मैंने वहां के मैनेजर से मुलाकात की कोशिश की तो बैंक के स्टाफ के लोग मेरे होलिये को देखकर मुझे रोकने लगे, मगर जब मैंने उनको अपने पति के बारे में बताया तो मुझे फौरन अंदर बुला लिया गया। मैनेजर मेरे पति को अच्छी तरह से जानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। जब मैंने उन्हें चाबी और लेटर दिखाया
तो मैनेजर ने फौरन रिकॉर्ड चेक किया और इन्वेस्टिगेशन की, तो सच में मेरे पति ने एक वीआईपी लॉकर मेरे नाम कराया था और उसमें सख्त वसीयत की थी कि ये सिर्फ मेरे लिए ही खोला जाए। मैनेजर ने बड़ी इज्जत से मुझे अपने साथ लिया और मुझे वहां ले गए जहां बड़े बड़े लॉकर मौजूद थे और कड़ी सिक्योरिटी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपने देवरों की बदकिस्मती पर भी अफसोस हो रहा था। मैनेजर एक बड़े से लॉकर के सामने जाकर रुक गया था जिस पर वही नंबर लिखा हुआ था जो चाबी पर था। उसने अपने पास मौजूद मास्टर की लगाई और फिर मुझसे कहा कि मैं अपनी चाबी लगाऊं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर चाबी डालकर घुमाई और एक हल्की सी आवाज के साथ लॉकर का भारी लेबल घुमा और दरवाजा खुल गया था। मैनेजर इज्जत से पीछे हट गया ताकि मैं खुद देख सकूं। मैंने आगे बढ़कर लॉकर का अंदरूनी हिस्सा देखा। मेरे मुंह से अचानक चीख निकलते निकलते रह गई थी और मैं वहीं पर जमकर रह गई। अंदर का नज़ारा तो मेरे सोच विचार से भी बाहर था। मैं समझ रही थी कि शायद कुछ जेवर या थोड़े बहुत पैसे होंगे जो मुश्किल समय में काम आ जाएंगे, मगर यहाँ तो एक पूरी दुनिया ही आबाद थी। लॉकर नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था जिसमें केवल नोट ही नहीं, सोने के बिस्किट और हीरे के सेट अपनी चमक से आंखों को चुंधिया रहे थे। मगर इन सब से बढ़कर वहां एक और फाइल रखी हुई थी। ये वो कागज थे जो मेरे पति ने खुफिया तौर पर तैयार करवाए थे और जिनके मुताबिक शहर की 3 बड़ी फैक्ट्रियां और एक फार्म हाउस जो उन्होंने सबसे छुपाकर खरीदा था, वो सब कानूनी तौर पर मेरे और मेरे बेटे के नाम थी। ये देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैं जिसे मेरे पति के भाइयों ने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, आज इस शहर की सबसे अमीर औरत बन चुकी थी। लेकिन मेरी नजरें दौलत पर नहीं थी, बल्कि इस वसीयतनामे पर थी जो वहां रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं वो एक दिन खाली हाथ रह जाते हैं। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कागज उठाया। मेरी आंखों से आंसू कागज पर गिर रहे थे। मुझे अपने देवरों पर तरस आ रहा था जिन्होंने अपने थोड़े से फायदे के लिए इतना बड़ा नुकसान कर लिया था। मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले की लाठी कितनी बेआवाज है। आज वही औरत जो कल तक छत को तरस रही थी, करोड़ों की मालकिन बन गई थी और मेरे पति के वो भाई जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज सड़कों पर पल रहे थे। बैंक के इस खामोश लॉकर रूम से निकलते हुए खुशी खुशी मैंने अपने बेटे का माथा चूमा था और मैं बाहर आई थी। मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर चुकी थी जिसने मेरे सारे दुखों को समेट लिया था। मैं सड़क पर चलती हुई किनारे की तरफ आ गई थी और एक ऑटो रोककर उसमें बैठ गई। मैं चाहती तो शोरूम से नई गाड़ी भी खरीद सकती थी, मगर मैंने दिखावा करना नहीं चाहा था। फिर मैं सीधा अपने बेटे को लेकर वकील साहब के पास गई जिनका जिक्र मेरे पति के कागजात में था। वकील साहब, जो मेरे पति के बहुत पुराने दोस्त थे, वो मुझे देखकर हैरान भी हुए थे और खुश भी हुए थे। उन्होंने बताया कि केशव जी ने ये सारी जायदाद आपके नाम कर दी थी और आपके बाद आपके बेटे के, और वसीयत की थी कि जब तक आप खुद मेरे पास ना आए मैं आपसे इस राज को न खोलूं, क्योंकि वो चाहते थे कि आप हालात की भट्टी में पककर कुंदन बन जाएं और अपने देवरों का असली चेहरा देख लें। वकील साहब की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने जल्दी से कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी और मुझे सारी फैक्ट्रियां और फार्म हाउस पर कब्जा दिला दिया था जो कानूनी तौर पर मेरी प्रॉपर्टी थे। मैंने सबसे पहले काम ये किया था कि मैं अपनी माँ के मोहल्ले में गई थी जहाँ मैंने बड़ी मुश्किल से अपना समय बिताया था। मैंने वहाँ के गरीब लोगों को, जिन्होंने मेरी मदद की थी, उन सबको इतने पैसे दिए थे कि वो अपने कच्चे मकानों को पक्का कर सकें, ताकि आने वाली बरसात में छत से पानी न टपके और वो लोग सुकून से रह सकें। फिर मैंने अपने पति के पुराने वफादार नौकरों को तलाश किया जिन्हें कुलदीप और अजय ने बेइज्जत करके निकाला था। मैं उन सब के घर गई, उनकी मदद की और उन्हें दोबारा नौकरी पर आने का ऑफर किया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई थी कि केशव राय की पत्नी ने अपने पति का बिजनेस संभाल लिया है और वह बिल्कुल अपने पति की तरह रहमदिल और उसूल पसंद औरत हैं। मेरे पति का बिजनेस जो उनके भाइयों ने अपनी लापरवाही से डुबो दिया था, अपनी मेहनत और ईमानदारी से मैंने उसको दोबारा से चमका दिया था। फैक्ट्री की जमीनों से धुआं निकलने लगा था और मजदूरों के घरों में खुशहाली आ गई थी। मैंने अपना फार्म हाउस को अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। मेरा बेटा भी अब बहुत खुश था। सबसे पहले मैंने अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। मेरा बेटा पढ़ना चाहता था, लेकिन उससे उसकी पढ़ाई का हक छीन लिया गया था। मैंने दौलत को अपने दिल में नहीं बल्कि हाथ में रखा था और वो मुझ पर हावी न हो सके। दूसरी तरफ कुलदीप और अजय की हालत बहुत बेकार होती जा रही थी।
वो बंगले से निकलने के बाद कुछ दिन तो सस्ते होटलों में रहे, मगर जब उनकी जेब खाली हो गई तो वो सड़क पर आ गए थे। उनकी पत्नियां जो कल तक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लाखों खर्च करती थी, अब 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ाई करती थी। उनके बच्चे भी भूखे रहने लगे थे। कुलदीप ने छोटी मोटी नौकरी की कोशिश की थी, मगर उसका बीता हुआ समय, उसका घमंड बीच में आ गया था। जहां भी वो जाता, लोग उसे पहचान लेते थे और कहते थे, ये वही केशव राय का नालायक भाई है जिसने अपने भाई का नाम डुबो दिया। अजय तो नशे की लत में ऐसा पड़ा था कि उसने मांगना शुरू कर दिया था। वो दोनों भाई जो कभी महंगे कपड़े पहनकर अकड़कर चलते थे, अब फटे पुराने कपड़ों में शामिल थे। कर्जदारों का डर भी उन्हें हर समय सताता रहता था। वो छुपे फिरते थे, मगर भूख एक ऐसी हकीकत है जो इंसान को गड्ढे से भी निकाल लाती है। एक दिन जब भूख से बेहाल होकर उनकी हिम्मत जवाब दे गई, तो उन्हें खबर मिली कि शहर में एक नई बिजनेस वुमेन आई है जिन्होंने पुरानी फैक्ट्रियों को दोबारा चलाया, और वो बहुत ही अच्छी औरत हैं। वो गरीबों की मदद करती हैं और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। तब मेरे दोनों देवरों ने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर उन्हें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। शायद कोई छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए। उन्हें नहीं पता था कि वो किसके दर पर जा रहे हैं। भूख ने उनकी हालत और होश दोनों को खत्म कर दिया था। वो दोनों भाई और उनकी पत्नियां पैदल चलते हुए शहर के इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ रहे थे, जहां कभी उनकी अपनी फैक्ट्रियां हुआ करती थी। रास्ते में उन्हें अपना वो वक्त याद आ रहा था जब वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ से गुजरते थे और मजदूर उन्हें सलाम करते थे। आज वो खुद मजदूरों से भी बदतर हालत में थे। जब वो फैक्ट्री के बड़े गेट पर पहुंचे, तो वहां वही पुराना बूढ़ा वॉचमैन खड़ा हुआ था जिसे कुलदीप ने धक्का देकर घर से निकाला था। वॉचमैन ने उनकी खराब हालत को देखा तो पहले वो उन्हें पहचान नहीं सका था, मगर जब गौर किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। ये उसके पुराने मालिक थे, मगर आज वो नौकर बनकर खड़े हुए थे। वॉचमैन की आंखें भर आई थी। उसने उन्हें रोका नहीं, बल्कि इज्जत से सलाम किया और अंदर जाने दिया। कुलदीप और अजय को शर्म ने घेर लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वॉचमैन उन्हें बेइज्जत करके निकाल देगा, लेकिन उसके व्यवहार ने उनको जलील कर दिया था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हम फैक्ट्री की मालकिन से मिलना चाहते हैं। हम बहुत मजबूर हैं, हमें यहाँ काम चाहिए। वॉचमैन ने कहा, आप लोग ऑफिस में बैठिए, मैं मैडम को अभी खबर देता हूँ। वो उन्हें लेकर मेरे आलीशान ऑफिस में चला गया था, जहाँ कभी कुलदीप बैठकर हुक्म चलाया करता था। ऑफिस का माहौल बदल चुका था। अब वहाँ शराब की बदबू नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव की खुशबू आ रही थी। वो दोनों डरते डरते एक कोने में खड़े हो गए थे। उन्हें पसीना आ रहा था। कुछ देर बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाकर मैं अंदर दाखिल हुई। मैंने अपना चेहरा इसलिए छुपाया हुआ था क्योंकि मैं उसको अपनी पहचान इतनी जल्दी नहीं बताना चाहती थी। मैं आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खामोशी से उन दोनों भाइयों को देखने लगी जो सर झुकाकर खड़े हुए थे। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अजय ने हिम्मत करके कहा कि मैडम, हम बहुत ही गरीब हैं और मजबूर लोग हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, मगर हालात ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम कर लेंगे, चाहे सफाई करने का ही काम क्यों ना हो। कुलदीप ने भी रोते हुए कहा कि हाँ मैडम, ऊपर वाले के लिए हमारी मदद कीजिए। हम बहुत बुरे समय का शिकार हैं। हमने बहुत गलतियाँ की हैं। शायद हमें उन्हीं कर्मों की सज़ा मिल रही है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और फिर मैंने टेबल के ड्रॉर से वही नीला बैग निकाला और उसमें मेरे पति की वही मौजूद डायरिया रखी हुई थी, जिन्हें देखकर कुलदीप और अजय हैरान रह गए थे। उन्होंने सोचा कि ये बैग तो देखा हुआ सा लग रहा है। तभी मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। कुलदीप और अजय के मुंह से चीख निकली और वो लड़खड़ाकर पीछे हटे। उनके सामने कोई अजनबी औरत नहीं, बल्कि उनके भाई की पत्नी बैठी हुई थी, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में धक्के देकर घर से निकाला था और जिसे सिर्फ उसके पति के डायरिया और किताबें ले जाने की इजाज़त दी थी। उन लोगों को देखकर मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मेरा सर गर्व से ऊंचा था। कुलदीप और अजय पत्थर के हो चुके थे। उनकी जुबान गूंगी हो गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही कमजोर औरत है या कोई सपना है। मैंने भारी आवाज में कहा, पहचाना मुझे? मैं वही बोझ हूँ जिसे तुम लोगों ने अपने कंधों से उतार फेंका था। मैं तुम्हारी वही भाभी माँ हूँ जिसके रहने से तुम्हारी फैमिली को दिक्कत आ रही थी। मैं उस बेटे की माँ हूँ जिसका हक तुम लोगों ने खाया था। आज ऊपर वाले ने तुम लोगों के साथ क्या कर दिया। मैं इस कुर्सी पर हूँ और तुम वहाँ खड़े हो जहाँ कभी मैं खड़ी थी। मेरी बात सुनकर उन लोगों की हालत बुरी हो रही थी। वो मेरे कदमों में गिरने के लिए आगे बढ़े थे, मगर मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया था और कहा था कि नहीं,
अब मेरे करीब मत आना, मेरे कदमों में मत गिरना, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती देने वाला ऊपर वाला है। मैं तो बस एक मामूली सी इंसान हूँ। मैंने वो चाबी उठाई जो मुझे अपने पति के बैग से मिली थी और उसे हवा में लहराते हुए कहा, जानते हो ये क्या है? ये वो चाबी है जो तुम्हारे भाई ने मेरे और मेरे बेटे के लिए छोड़ी थी। ये मेरे लिए वो खजाना है जिसे तुमने रद्द कर दिया था। तुम लोग दीवारों और पत्थरों के पीछे भागते रहे और मैंने इस रद्दी को थाम लिया। तुमने समझा कि तुमने मुझे खाली हाथ भेजा है, मगर तुम नहीं जानते थे कि तुमने मुझे इस संसार की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। मेरे पति कहते थे कि तुम लोग लालच में अंधे हो जाओगे, क्योंकि मेरे पति की सोच तुम लोगों की सोच से बहुत अलग थी। इसलिए उन्होंने अपनी असली दौलत मेरे नाम कर दी थी। वो वसीयतनामा मैंने पढ़ लिया, जिसमें लिखा हुआ था कि जो लोग लालच में अंधे हो जाते हैं वो खाली हाथ ही रहते हैं। और देखो आज तुम खाली हाथ हो। मेरी बात उनके दिलों को चीर रही थी। वो फूट फूट कर रो रहे थे। कुलदीप ने रोते हुए कहा कि भाभी, हमें माफ कर दो, हम बहक गए थे। हम तुम्हारे मुजरिम हैं, हम भैया के मुजरिम हैं। हमें जो सजा देनी है दे दो, मगर हमें धुतकारो मत, हम मर जाएंगे। अजय भी गिड़गिड़ा रहा था, भाभी हमें अपनी जूतियों में रख लो, हम तुम्हारे नौकर बनकर रहेंगे, बस हमारे बच्चों पर रहम करो। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें साफ की। मेरे दिल में अपने देवरों के लिए रहम तो था, मगर ये सिर्फ इंसाफ के लिए था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जी सकती और मैं अपने पति की आत्मा को भी तकलीफ नहीं देना चाहती। मगर मैं तुम्हें ये जायदाद वापस नहीं कर सकती, क्योंकि इसका हकदार तुम लोग नहीं हो, मेरा बेटा है। तुम लोगों ने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई की मेहनत की कमाई पर ऐश किया, उसकी मेहनत की कमाई की इज्जत और कदर नहीं की। अगर मैंने तुम्हें ये सब वापस दे भी दिया तो तुम फिर से वही लालची इंसान बन जाओगे जो पहले थे। उन दोनों ने अपना सर झुका लिया। वो दोनों जानते थे कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम मेरे पति के भाई हो और तुम्हारी रगों में वही खून है जो मेरे पति की रगों में दौड़ता था। मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, मगर मैनेजर या ऑफिसर की नहीं, बल्कि एक मामूली कर्मी की। तुम्हें अपनी मेहनत से कमाना होगा, तुम्हें मजदूरों के साथ काम करना होगा, ताकि तुम्हें एहसास हो कि मेहनत से कैसे पैसा कमाया जाता है और गरीब की इज्जत क्या होती है। तुम्हें अपनी पत्नियों को भी कहना होगा कि वो घर के कामकाज खुद करें और सिंपल सी जिंदगी गुजारें। तुम्हारे बच्चों की शिक्षा और परवरिश का खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, मगर ऐश करने के लिए एक पैसा नहीं दूंगी। ये तुम्हारी परीक्षा है और यही तुम्हारी सजा भी है। अगर तुमने खुद को बदल लिया है तो शायद ऊपर वाला तुम्हें दोबारा कामयाब बना दे, और अगर तुमने वही पुरानी नियत रखी तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। कुलदीप और अजय ने मेरे फैसले को सर झुकाकर स्वीकार कर लिया था। उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और शायद उनके अंदर का घमंड टूट चुका था। मैंने घंटी बजाकर मैनेजर को बुलाया और हुक्म दिया कि इन दोनों को फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में भर्ती कर लिया जाए और उनके साथ वही सुलूक किया जाए जो बाकी मजदूरों के साथ होता है। दोनों भाई जब मेरे ऑफिस से निकलने लगे तो उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं जो अपने पति की डायरियों से भरे हुए बैग को अपने सीने से लगा रही थी, उन्हें उस समय एहसास हो रहा था कि उनकी भाभी उनके भाई की तरह कितना बड़ा दिल रखने वाली औरत है। वो अपनी भाभी के आगे कितने छोटे थे और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जा रहे थे, मगर अब उनके पास एक उम्मीद थी और सुधरने का एक मौका था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां मेरे दोनों देवर मजदूरों की लाइन में खड़े हो रहे थे। मैं जानती थी कि ये सब मेरे पति की ईमानदारी का नतीजा है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अनाथ और विधवा औरतों की मदद करूंगी और अपने बेटे को भी अपने पति की तरह एक ईमानदार इंसान बनाऊंगी। मेरी कहानी हमारे शहर के लिए एक मिसाल बन गई थी। जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं वो खुद टूट जाते हैं, उनके कर्मों की सजा उनको जरूर मिलती है। मैंने साबित कर दिया था कि असल ताकत बदले में नहीं बल्कि माफ करने में है। मैंने अपने देवरों को मछली नहीं दी, बल्कि मछली पकड़ना सिखाया, ताकि वो दोबारा इंसान बन सकें। और यही इस कहानी का सबसे सुंदर अंजाम था कि दौलत के नशे में रिश्तों को तोड़ा था, मगर ऊपर वाले ने टूटे हुए रिश्तों को एक नई और पवित्र बुनियाद पर दोबारा जोड़ दिया था। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख कर्मों का फल भुगतना है, जो हमें ये बताता है कि लालच और हवस इंसान को सिर्फ अंधा ही नहीं करती, बल्कि उसे तबाही के ऐसे गड्ढे में गिरा देती है जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।